हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल जारी किया गया था उसका सेट 1 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं और आशा करते हैं जो आप लोगों को इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो 4 सेट या 5 सेट हमने दिया था, शायद 5 सेट वो था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज मैं पहले सेट का 1 से 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मैं बारी बारी मॉडल पेपर के ही आंसर को मैं समझाने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सकें। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वसीयत क्या है? वसीयत किसे कहते हैं? वसीयत से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है। वसीयत क्या है? वसीयत से आप क्या समझते हैं? वसीयत किसे कहते हैं? जिस तरह के क्वेश्चनों का हो आप इसे ध्यान से सुने। अगले क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं इसके आंसर को, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मॉडल पेपर में इसका आंसर क्या दिया है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, वसीयत एक प्रकार का उपहार है। वसीयत क्या है? एक प्रकार का उपहार, गिफ्ट जो हम लोग किसी को देते हैं, जो नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यह अलाभकारी संस्था में, जो लाभ न कमाने वाली संस्था है, उस संस्था में यह उपहार की तरह प्राप्त किया जाता है। ये नगद में हो सकता है या किसी दूसरी वस्तु संपत्ति के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है। यह संपत्ति बार बार आपको प्राप्त नहीं होता है। यह अतः वसीयत में मिली राशि को पूंजीकृत किया जाता है, अर्थात जो बार बार न मिले वो पूंजीगत प्राप्ति हो गया, इसीलिए इसे पूंजीकृत किया जाता है और चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाई जाती है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। वसीयत किसे कहते हैं? वसीयत एक प्रकार का उपहार है जो नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। पहला सेंटेंस है, वसीयत एक प्रकार का उपहार है जो नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। वसीयत क्या है? एक प्रकार का उपहार है जो नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है, अतः वसीयत में मिली राशि को पूंजीकृत किया जाता है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसे दिखाया जाता है। यह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक लाइन ये हो गया। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है, एक लाइन ये हो गया। यह वसीयत में मिली राशि को पूंजीकृत किया जाता है, एक लाइन ये हो गया। आप इसे कैसे लिखेंगे? वसीयत एक प्रकार का उपहार है जो नगद या संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यह बार बार प्राप्त नहीं होता है, अतः वसीयत में मिली राशि को पूंजीकृत किया जाता है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है वो देखते हैं। अलाभकारी संस्थाओं के किन्हीं 4 उदाहरण को बतावे। अलाभकारी संस्थाओं के कोई 4 उदाहरण का नाम बतावे। पहला हम लोग देखते हैं शैक्षणिक संस्था, जैसे विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, ये शैक्षणिक संस्था। धार्मिक संस्था, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब धार्मिक संस्था। खेल संस्था जिसको हम लोग क्लब कहते हैं, क्लब खेल संस्था हो गया। सामाजिक संस्था, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम वाला यदि कोई संस्था है, तो इन तरह के 4 नाम आपको याद रखने हैं। अलाभकारी संस्था में शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, खेल संस्था या सामाजिक संस्था, 4 प्रकार के हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है अस्थाई पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में क्या अंतर है। तो अस्थाई पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इसके अंतर में क्या लिखा है। 3 में लिखा है पहला अंतर, इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते, पूंजी खाता और चालू खाता। जब पूंजी स्थिर होती है तो 2 अकाउंट खुलता है, एक तो कैपिटल अकाउंट खुलता है और एक करेंट अकाउंट खुलता है। इसमें अस्थाई के रूप में, परिवर्तनशील में सिर्फ एक ही खाता खुलता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल एक ही खाते खोले जाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही खाते खुलते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर पूंजी खाता का शेष एक समान रहता है। चूँकि अस्थाई है तो अस्थाई में पूंजी परिवर्तन होगा नहीं। ये हर एक परिस्थिति में आपको देखा जाए, कोई कोई परिस्थिति ऐसा होता है जब वो पूंजी बढ़ घट सकता है। जैसे नई पूंजी फिर से लगाई तो पूंजी बढ़ जाएगा, और अगर पूंजी हमने नया नहीं लगाया है या कोई घटना पूंजी के साथ नहीं है तो पूंजी हमेशा जो पहले फर्स्ट ईयर में आप लगाते हैं वही पूंजी आपका अगले वर्षों में भी रहता है। लेकिन यह चेंज हो सकता है अगर हम फिर से क्या लगा दें, नई पूंजी अगर हम फिर से लगाते हैं तो यह चेंज हो सकता है। ठीक है, ये अस्थाई में हो गया। अब परिवर्तनशील खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका शेष बदलते रहेगा, इसका शेष एक समान रहेगा और इसका शेष परिवर्तनशील में शेष बदलता रहेगा। क्यों? तो कैपिटल में अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हम बढ़ाएंगे, लॉस होगा तो घटाएंगे, तो इस तरह से यह बढ़ घट सकता है, इसलिए यह परिवर्तनशील नाम इसका पड़ गया। अगले क्वेश्चन पॉइंट में देखते हैं आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित चालू खाते में, यानी इसमें जितने भी समायोजन होते हैं वो चालू खाते में होते हैं, और जबकि पूंजी इसमें परिवर्तनशील पूंजी खाते में सारे समायोजनाएं इसी में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं, इसीलिए तो ये बढ़ घट सकता है। तो पहला पॉइंट क्या था, इसमें 2 खाते खुलते हैं अस्थाई में, एक स्थिर दूसरा चालू। इसमें एक ही खाते सिर्फ पूंजी खाते, इसमें पूंजी खाता चालू खाता है, इसमें सिर्फ पूंजी खाता। इसमें क्या था, इसमें पूंजी हमेशा एक समान रहता है और इसमें पूंजी हमेशा परिवर्तित होते रहता है। और इसमें क्या था, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज या आहरण, इस तरह से संबंधित जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब करेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। लेकिन यही एडजस्टमेंट अगर इसमें आते हैं आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, तो यह पूंजी खाते में लिखे जाते हैं। इस प्रकार से हमारा 3 क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या चौथा था, आप लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ देखें। लाभ हानि समायोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाले मदों को, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट यदि लिखा हुआ है तो फिर ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर नियोजन खाता होना चाहिए। लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में, समायोजन खाता अगर कहेगा तब तो वो हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता की तरह। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं इसके आंसर में क्या लिखा है। लाभ हानि समायोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली 3 मद, तो वही बात हमने बताया ना, ये नियोजन खाता है, समायोजन में नहीं जाएंगे। लाभ हानि विनियोजन खाता, नियोजन खाता, इस तरह के शब्द अगर लिखे हैं तब इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है, नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर में पहले नंबर पर। 3 मद पूछ रहा है ना, तो पहला मद हो गया नेट प्रॉफिट, दूसरा मद हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा साझेदारों को कमीशन या वेतन, नहीं, साझेदारों से प्राप्त, नहीं, क्वेश्चन पहले हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है लाभ हानि क्रेडिट पक्ष में, तो जिन्हें यही 2 मद वहाँ लिखे जाते हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरा जो उसका लॉस निकलेगा, साझेदारों का जो लॉस निकलेगा वो आप तीसरे मद को उसमें दिखा सकते हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो लॉस को हम लोग वहाँ दिखाते हैं, तीसरा लॉस आप लिख सकते हैं। जो उस नियोजन खाता के क्रेडिट भाग में जो हानि जो शेष निकलता है वो दिखाया जाता है। अब हम लोग आते हैं
अगले क्वेश्चन 5 में। अब 5वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन बता रहा है जो अधिलाभ किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? अधिलाभ किसे कहते हैं, अधिलाभ किसे कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम अधिलाभ पर जाते हैं। सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की को अधिलाभ कहते हैं। सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को, नहीं, गलत है। सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की राशि को अधिलाभ, नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा इसका सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता, राशि से नहीं हो जाएगा। सामान्य लाभ की राशि या वास्तविक लाभ की राशि में क्या अधिलाभ होगा, तो ये ध्यान रखना है, सामान्य लाभ से जितना वास्तविक लाभ अधिक होगा, तो यहाँ लिखना सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता को अधिलाभ कहते हैं। क्वेश्चन फिर से याद रखना है, सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता को, वास्तविक लाभ की अधिकता को अधिलाभ कहते हैं। अधिक को अधिलाभ कहते हैं। सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ के अधिक को अधिलाभ कहते हैं। अब यहाँ सरप्लस बराबर क्या होता है, तो सरप्लस, अधिलाभ को इंग्लिश में सरप्लस कहा जाता है। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं, अधिलाभ को अंग्रेजी में सरप्लस कहा जाता है। तो अधिलाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AP और माइनस NP। AP मतलब एवरेज प्रॉफिट, NP मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो सरप्लस बराबर क्या हो जाएगा, सरप्लस बराबर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप हिंदी में लिखेंगे अधिलाभ बराबर व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ घटे सामान्य लाभ। तो अधिलाभ किसे कहते हैं, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक अधिलाभ कहलाता है। अब तो समझ गए, यह गुडविल लेसन का क्वेश्चन है। हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। साझेदारी एक समझौता का परिणाम है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन आपका बता रहा है जो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों, नहीं, 6ठा क्वेश्चन ही थोड़ी, तो 10वां है। 6ठा क्वेश्चन आपका है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आस है, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से अब क्या समझते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं। साझेदारी एक समझौता का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। ऐसी साझेदारी समझौता या ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। ठहराव में परिवर्तन से साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी दशा में साझेदारी फर्म चालू तो रही, परंतु इससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। दूसरे शब्दों में साझेदारी समझौता समाप्त होने के बावजूद साझेदारी फर्म चलती रहती है और साझेदारी समझौता में परिवर्तन करके फिर से पुनर्गठन किया जाता है, जो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। अब फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, एक एक लाइन देखते हैं। साझेदारी का निर्माण किससे होता है, तो समझौता से होता है। साझेदारी समझौता का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। यह क्यों समझौता किया जाता है, तो जो व्यवसाय का लाभ होगा यह बांटेंगे कैसे, तो इसी समझौते के आधार पर। साझेदारी एक समझौता का परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए किया जाता है। अगला लाइन दिया हुआ है, ऐसे साझेदारी समझौता या ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव तो समाप्त हो जाता है, एक नया ठहराव शुरू हो जाता है। यदि आप उस समझौता में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो पुराना खत्म हो जाता है, उसकी जगह नया शुरू हो जाता है। ठहराव में परिवर्तन से साझेदारों के आपसी संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। आप जैसे मान लीजिए 3-2-1 का अनुपात था, अब बाद में बोला जी नहीं हम लोग बराबर बराबर कर लेते हैं, तो स्वाभाविक है इस अनुपात में परिवर्तन से उसके संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। पहला आप देखिएगा, पहला 2-3 लाइन क्या लिखा है, ट्रिक्स इसको पकड़ेंगे। पहले 2-3 में बता रहा है जो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में अगर उसको छेड़छाड़ किया जाता है तो उसका प्रभाव जो है साझेदारों के संबंध पर पड़ जाता है। तो अगला 2 लाइन बता रहा है संबंध पर, और पहला 2-3 लाइन बता रहा है उस एग्रीमेंट पर। साझेदारी एक समझौता का परिणाम है, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, उससे क्या होता है, ठहराव में परिवर्तन से क्या हो जाता है, साझेदारों के संबंध बदल जाते हैं। अगर समझौता बदलेगा तो संबंध बदलेगा, उसी को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का अर्थ समझ गए होंगे। साझेदारी का जो जन्म होता है वो समझौते से होता है। अगर समझौते में समझौता क्यों बनता है, तो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए, और अगर उस समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उससे साझेदारों के
संबंधों में भी बदलाव हो जाता है। इसे हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम उसमें अब अगला देखें क्या लाइन लिखा है। परंतु दूसरे शब्दों में साझेदारी समझौता समाप्त होने के बावजूद साझेदारी फर्म चलता रहता है और साझेदारी समझौता में परिवर्तन करके फिर से पुनर्गठन किया जाता है और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। दिया है पुनर्गठन में क्या है, दूसरे शब्दों में यदि समझौता समाप्त के बावजूद साझेदारी फर्म चलता रहता है तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन करके फिर से पुनर्गठन किया जाता है, उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ विभाजन अनुपात। जी क्वेश्चन पहले एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्या कहता है। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहा है जो त्याग करने वाले साझेदार से आप क्या समझते हैं, त्याग करने वाले साझेदार से क्या आशय है। तो हम लोग अब इसके आंसर पर आते हैं। आंसर बता रहा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जिन साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमी हुई उन्हें त्याग करने वाला साझेदार कहा जाता है। तो अब त्याग करने वाले साझेदार से क्या आशय है, तो वह साझेदार जो अपना हिस्सा क्या करता है, ऐसा कोई साझेदार जो अपना हिस्सा किसी दूसरे साझेदार को, यहाँ ध्यान दें, अपना हिस्सा किसी दूसरे साझेदार को, दूसरे को या वर्तमान में किसी दूसरे को, वर्तमान साझेदार को क्या करता है, तो हिस्सा दे देता है। ध्यान रखना है, जब कोई साझेदार अपना हिस्सा दे देता है तो उसे त्याग करने वाला साझेदार। कोई अगर आपसे पूछे त्याग करने वाला साझेदार से क्या आशय है, तो ऐसा कोई साझेदार जो अपना हिस्सा किसी दूसरे साझेदार को या किसी अन्य साझेदार को दे देता है तो उसे त्याग करने वाला साझेदार कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर चलते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। संचित हानि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, संचित हानि किसे कहते हैं। तो हम लोग संचित हानि पर आते हैं। संचित हानि, अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो आप मॉडल से अध्ययन इसको सुनने के बाद आप इसको कर सकते हैं। संचित हानि पर आते हैं, वे हानियाँ जो साझेदारों में न बांटी गई हो, अर्थात साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट नहीं की गई हो, संचित हानियाँ कहलाती है। संचित हानियाँ चिट्ठे में संपत्ति भाग में दर्शाई जाती है। संचित हानि किसे कहते हैं, वे हानियाँ जो साझेदारों में न बांटी गई, ऐसा कोई हानि यानी लॉस जो आपके बिजनेस में अभी तक पड़ा हुआ है और उसे बांटा नहीं गया है और वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, अभी तक उसको आप बांटे नहीं। जैसे हम लोग कोई ऐसा ज़मीन होता है जिसको अभी तक बांटे नहीं है और वो ज़मीन रखा हुआ तो उसको साझा ज़मीन कहते हैं ना। उसी प्रकार से संचित हानि का मतलब ऐसी कोई भी हानि जो साझेदारों के बीच बांटी न गई हो, संचित हानियाँ कहलाती है। संचित हानियाँ चिट्ठे के संपत्ति भाग में दर्शाई जाती है। सिंपल सा तो है इसको याद करने का। ऐसी हानि जो अभी तक बांटी नहीं गई है उसे संचित हानि कहते हैं, जिसे आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है सामान्य संचय क्या है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है सामान्य संचय क्या है। अब हम लोग इसके आंसर पर आते हैं। सामान्य संचय किसे कहते हैं, सामान्य संचय पर आते हैं। अब सामान्य संचय देखते हैं, जो संचय किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि संस्था की आर्थिक चिट्ठे को सुदृढ़ करने अथवा संबंधित हानियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, सामान्य संचय कहलाते हैं। अब सामान्य संचय के बारे में आप हमसे समझिए। सामान्य संचय किसे कहते हैं, ऐसा कोई संचय जिसका उद्देश्य किसी विशेष
कार्य को पूरा, जिसका मतलब जिसके जो संचय बनाया जाता है उसका विशेष उद्देश्य के लिए वो न बनाया गया। अर्थात कहने का भाव ऐसा, मतलब आप जो लाभ कमाते हैं ना, और लाभ का कुछ हिस्सा जो अलग करके रख लेते हैं ना, तो उसको संचय कहते हैं। लेकिन वो लाभ का हिस्सा आपने अलग क्यों किया? किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए, तो विशिष्ट संचय हो जाएगा। लेकिन जब किसी कार्य, कोई विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए वो न रखा गया हो, अर्थात उस रुपये को आप जहां मन हो वहां खर्च कर सकते हैं, तो सामान्य संचय कहलाता है। जो संचय किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि संस्था के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने अथवा संभावित हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर हमको लॉस लगेगा, और उन लॉसों को पूरा करने के लिए अगर हमको कुछ रुपया रखने की आवश्यकता है और आप वह रुपया रख लेते हैं, तो वह सामान्य संचय कहलाता है। फिर से बड़े सामान्य संचय किसे कहते हैं? ऐसा संचय जिसका कोई विशेष उद्देश्य न हो। जो संचय किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि संस्था के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने अथवा संभावित हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सामान्य संचय कहा जाता है। सामान्य संचय के बारे में समझ गए। जो संचय किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने अथवा संभावित हानियों की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सामान्य संचय कहते हैं। हो गया क्लियर? अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन जो देख लेंगे ना, तो उसमें लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन हमको तैयार करना है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, जो लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है? लाभ प्राप्ति अनुपात क्यों निकाला जाता है? तो हम लोग आते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ लाभ प्राप्ति में क्या लिखा है। लिखा है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने का मुख्य उद्देश्य उस राशि का निर्धारण करना है जो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार, अर्थात जिसके हिस्से में वृद्धि हो रही है, के द्वारा त्याग करने वाले साझेदार, अर्थात जिसके हिस्से में कमी हो रही है, को भुगतान किया जाना। इस राशि का भुगतान प्रायः अनुपातिक ख्याति की राशि के आधार पर किया जाता है। अब हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर को। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने का मुख्य उद्देश्य, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने का मुख्य उद्देश्य उस राशि का निर्धारण करना। किस राशि का? उस राशि का निर्धारण करना जो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के द्वारा, अर्थात जो हिस्सा खरीद रहा है के द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को, जो मान ले जो अपना हिस्सा बेच रहा है वो त्याग करने वाला, जो खरीदना है वो प्राप्त करने वाला साझेदार। तो जो साझेदार लाभ मतलब हिस्सा खरीद रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, और उसके द्वारा जो त्याग करने वाले साझेदार को भुगतान किया जाता है, इस राशि का भुगतान प्रायः अनुपातिक ख्याति के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यह ख्याति के आधार पर निकाला जाता है। उसे हम लोग त्याग के अनुपात की गणना करने का अर्थ हो जाता है। यही मतलब त्याग करने वाले का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कौन साझेदार कितना हिस्सा खरीद रहा है और उस खरीदने के बदले में वह त्याग करने वाले को कितना शेयर दे रहा है, इसका पता लगाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, समर्पित मूल्य किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है, समर्पित मूल्य क्या है? समर्पित मूल्य किसे कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्था में उपहार अथवा वसीयत के रकम को सदस्य द्वारा जो रकम समर्पित की जाती है, उसे समर्पित मूल्य कहा जाता है। साथ ही धर्मार्थ कार्यों के लिए जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं तथा जो रकम कोष के रूप में रखी जाती है, उसे समर्पित मूल्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त साझेदारी फर्म में साझेदारों के लिए बीमा कराया जाता है। यह बीच में बीमा कंपनी की बीमा की रकम नहीं दी जाती है, तो बीमा कंपनी बीमित राशि को समर्पित कर देती है। 3 तरह से इसे समझाया गया है। पहले दिया अलाभकारी संस्था में जो उपहार होता है और वसीयत की रकम जो सदस्य द्वारा जो रकम समर्पित की जाती है, जो वसीयत के रूप में आपको प्राप्त होता है, उसे समर्पित मूल्य कहते हैं। अगर धर्मार्थ कार्यों के लिए जो कोई ट्रस्ट बनाया जाता है और उस ट्रस्ट में जो रकम कोष के रूप में रखी जाती है, उसे समर्पित, जैसे आप कोई फंड बना करके रख लिए, समर्पित मूल्य। लेकिन इसी चीज़ को कंपनी में चले जाएं, अगर मान लीजिए इन केस कोई साझेदारी फंड में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से आपने ABC के नाम से आपने LIC ले लिया
और आपको बीच में ही LIC रोकना पड़ा, उस समय जो LIC के द्वारा आप लोगों को भुगतान किया जाता है वह समर्पित मूल्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है जो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को जो राशि प्राप्त होती है वो उसके लिए आप कौन कौन सा जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये बनाकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है साझेदार की मृत्यु के समय विद्यमान ख्याति के लिए जर्नल की प्रविष्टि क्या की जाएगी। तो साझेदार की मृत्यु के समय, शायद यही हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लें जी, विद्यमान ख्याति के लिए। तो हम लोग आंसर पर आप बढ़ते हैं। आंसर हमारा यहाँ 12 नंबर में क्या है वो देख लीजिए। उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे। जर्नल एंट्री के बाद पहला डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जब मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ये तो हमारे विचार से गुडविल का तो नहीं एंट्री है। इसमें यह क्वेश्चन है जो किसी साझेदार की मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारी को दी जाने वाली राशि के लिए कौन कौन सी जर्नल की एंट्री हो जाएगा। तो पहला होगा डिसीज पार्टनर, मरने वाले साझेदार के खाते का नाम, और उसमें 2 में हो जाएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यानी एग्जीक्यूटर्स का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला एंट्री यही होगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जब मृतक साझेदार अब उसका भुगतान जब उसके उत्तराधिकारी को कर दिया जाता है तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और 2 ही तो होते हैं। यदि मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान नहीं होता है तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का शेष चिट्ठे के दायित्व भाग में लोन के रूप में रख लिया जाता है। तो वो लोन के एग्जीक्यूटर्स लोन के रूप में एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, एग्जीक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स यानी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन। अगर हम इसको नगद में भुगतान कर देते हैं तो टू कैश होगा। फिर से इसको एंट्री को समझे। डिसीज मतलब होता है जिसका क्षय हुआ है, तो जो मरने वाले साझेदार का खाता, मान लीजिए सी मर गया, तो एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वहाँ पर ये हो जाएगा। यदि आप इसका पैसा नगद देते हैं तो सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। अगर आप इसका पैसा नहीं देते हैं तो एंट्री हो जाएगा सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही 3 परिस्थिति में अगर भुगतान कर दिए तो वहाँ पर कैश बैंक का दिखा देंगे, नहीं भुगतान किए तो लोन अकाउंट में उसको दिखा देंगे। लेकिन उसका पहला एंट्री हो जाएगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। 13 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में क्या अंतर है। फर्म बंद होता है या साझेदारी बंद होता है तो उसमें क्या अंतर है। तो इसको अंतर के आधार, फर्म का समापन, साझेदारी ऐसे करके देखिएगा तो बेहतर याद होगा। अर्थ में साझेदारी के समापन से आशय साझेदारों के बीच वर्तमान ठहराव में परिवर्तन से होता है, जबकि फर्म के समापन से आशय सभी साझेदारों के में साझेदारी का समापन होता है। अगर साझेदारी टूटती है तो सिर्फ संबंध बदलते हैं, लेकिन फर्म टूटती है तो सारा साझेदारी का समापन ही हो जाता है। व्यवसाय का चालू रहना, फर्म के साझेदारी के परिवर्तन से, साझेदारी के समापन से व्यवसाय चालू रहता है। अगर 2 पार्टनर है, मान लीजिए AB है और नया पार्टनर C हो गया, तो फर्म नहीं बंद होता, वो चलता रहता है। लेकिन अगर दुकानें बंद हो जाए तो आगे व्यवसाय नहीं चलता है। वो इसीलिए बताया गया जब फर्म के समापन से दुकान बंद होता है, साझेदारी के समापन से दुकान चालू रहता है। लेखा पुस्तकें, फर्म के समापन की दशा में, साझेदारी के समापन की दशा में लेखा पुस्तकें बंद करना आवश्यक नहीं है, जबकि फर्म के समापन पर सभी लेखा पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा चौथा, प्रभाव। साझेदारी फर्म के समापन पर यदि अनिवार्य है कि फर्म का समापन हो जाए, जबकि फर्म के समापन साझेदारी का समापन अनिवार्य नहीं है। साझेदारी फर्म के समापन पर यह अनिवार्य नहीं कि फर्म का भी समापन हो जाए, लेकिन फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन भी अनिवार्य है। तो यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन पर ये ध्यान रखना है। इसमें आप ऐसे देखें, साझेदारी के समापन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म बंद है। साझेदारी टूटने से फर्म नहीं टूटता है, लेकिन फर्म टूटने से साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है? वसूली खाता बनाने के 2 उद्देश्य बताएं। वसूली खाता क्यों बनाया जाता है? तो आप जान लें, फर्म की पुस्तकें को बंद करना। वसूली खाता बनाने का उद्देश्य फर्म का जितना भी है उसके खाते को बंद करना, संपत्तियों की बिक्री और दायित्वों के भुगतान होने वाले पर लाभ हानि ज्ञात करना। संपत्ति को बेचने से दायित्व के भुगतान होने पर कौन कौन से लाभ होते हैं उसका पता लगाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। वसूली खाता बनाने के कोई 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्म की पुस्तकें को बंद करना, फर्म की जो भी पुस्तकें बंद कर दीजिए, और संपत्ति की बिक्री और दायित्वों के भुगतान पर होने वाले लाभ का पता लगाना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस सेट का 15 नंबर क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंश के 2 प्रकार। अंश कितने प्रकार के होते हैं? अंश 2 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्वाधिकार अंश, दूसरा समता अंश। अब पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? मान लीजिए शॉर्ट टाइप में पूछ देगा पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। इस प्रकार के अंशों पर कुछ प्राथमिकता होती है और दूसरे अंशधारियों को जो नहीं मिलता है। जो कंपनी के समापन के समय इसका भुगतान समता अंश से पहले होता है और निश्चित दर से लाभांश अवश्य दिया जाता है। तो यहाँ दिया, भले ही कंपनी को लाभ हो या न हो, इस प्रकार के अंशधारियों को मताधिकार होता है। अब देखिए इसमें क्या सीखे आप। पूर्वाधिकार किसे कहते हैं? तो पूर्वाधिकार अंश कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। अब क्या दिया यहाँ पर? यह इस अंशों को बेचने से कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है, और जबकि इस अंश को खरीदने वाले को कुछ प्राथमिकता मिलता है। वह क्या मिलता है? तो कंपनी के समापन पर समता अंशधारी से पहले उसका पूंजी वापस होगा और लाभांश की दशा में से निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा, चाहे लाभ हो या न हो। समता अंश किसे कहते हैं? वो आते हैं समता अंश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार न हो, जिनको लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जब पूर्वाधिकार को एक निश्चित दर से लाभांश दे दिया जाए, और कंपनी के समापन पर पूंजी तभी वापस की जाती है जब पूर्वाधिकार की पूंजी वापस हो जाती है। ध्यान 2 ही बात रखना है इसमें समता पूर्वाधिकार में। पहला लिखना है आपको याद, लाभांश रखिएगा, और दूसरा बात रखिएगा पूंजी वापसी। पूंजी वापसी, अगर यह 2 बात आपके दिमाग में है तो पूर्वाधिकार समता लिखा जा सकता है। लाभांश पूर्वाधिकार को पहले मिलेगा तो समता को बाद में मिलेगा। तो अगर हम पूर्वाधिकार अंशधारी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं? तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। इसे खरीदने वाले, इस तरह अंशों को खरीदने वाले अंशधारी को समता अंशधारी से पहले एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश दिया जाता है, चाहे लाभ हो या न हो। कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापसी पहले की जाती है। खत्म। समता अंशधारी वे अंशधारी होते जो पूर्वाधिकार न हो, जब कंपनी, यह भी पूंजी प्राप्त करने का एक साधन होता है। इस पर जब कंपनी पूंजी प्राप्त करती है तो लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार के बाद किया जाता है। कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार के बाद की जाती है। इस तरह हमारा यह 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इससे आगे का जो क्वेश्चन आंसर होगा 16 से 20 तक, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, सेट बी में देखेंगे। आज अगर आपको यह अच्छा लगे कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट देते हैं तो हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है। कमेंट नहीं मिलता है तो लगता है शायद हमारा वीडियो ठीक नहीं लगा लोगों को। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जो यह बहुत अच्छा बना या क्या बना, गड़बड़ बना, तो सारे चीज़ों को आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद।